नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी के वन लाइनर्स में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं एपीओ के संबंध में वन लाइनर्स। जी हाँ, एपीओ के संबंध में जब हम वन लाइनर्स कर रहे हैं तो हम प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वन लाइनर्स कर लिए हैं। ठीक है, सीआरपीसी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वन लाइनर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में वन लाइनर्स की। तो 61 से लेके जो 90 तक के सेक्शंस होते हैं वो बात करते हैं हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, यानी कि प्रोसेसेस टू कंप्लेंट अपीयरेंस। तो ये भी क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है समन। समन जो आता है वो आता है 61 से लेके 69 तक। फिर आता है वारंट। वारंट आता है हमारा 70 से लेके 81 तक। ठीक है, समन की बात हो गई, वारंट की बात हो गई। इसमें क्या है, 4 पॉइंट है। इन दोनों के बाद में आती है सी। सी पे क्या आता है हमारे उद्घोषणा, यानी कि प्रोक्लेमेशन और कुर्की। इनके जो सेक्शंस आते हैं वो आते हैं 82 से 86 तक। कहां से कहां तक, 82 से 86। और फिर जो रेस्ट बचे हुए सेक्शंस होते हैं वो आ जाते हैं लास्ट, आदेशिकाओं के संबंध में अन्य नियम, यानी कि अदर रूल। कहां से कहां तक, 87 से 90। तो इस तरीके से सम्मन, वारंट, उद्घोषणा, कुर्की और अन्य नियम, ऐसे करके हमारा चैप्टर 6 कवर होता है। उम्मीद करती हूँ आपने एक बार ये चैप्टर पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा तो एक बार पढ़ के आ जाइए, एक्ट अपना निकाल लीजिए। जिस सेक्शन को हमको लगेगा, जिस पॉइंट को हमको लगेगा कि भाई डिटेल में बताना चाहिए, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जिसको हमको लगेगा कि नॉर्मली गो थ्रू किया जा सकता है तो उसको गो थ्रू कर लिया जाएगा। ठीक है, आईपीसी के भी हमारे वन लाइनर्स चल रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो आईपीसी के वन लाइनर्स देख लीजिए। बीएनएस बीएनएसएस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चाहे तो जाके वहां पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट की। न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी किया गया सम्मन कैसा होना चाहिए, यानी कि जो कोर्ट सम्मन जारी करती है तो वो कैसा होगा, इसके लिए हमको देखना होगा सेक्शन नंबर 61। सेक्शन नंबर 61 क्या बोलता है, सम्मन का प्रारूप, यानी कि फॉर्म्स ऑफ सम्मन। तो न्यायालय द्वारा जो जारी किया गया सम्मन होगा वो लिखित रूप में होगा, यानी कि रिटन में होगा, और 2 प्रतियों में होगा, यानी कि 2 कॉपीज में होगा। और जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है, उसके द्वारा हस्ताक्षर होगा और कोर्ट की जो सील होगी वो उसके ऊपर लगी हुई होगी। इस तरीके से हमारा सम्मन जारी किया जाएगा। कैसा होता है, रिटन होगा, डुप्लीकेट होगा, यानी कि 2 प्रतियों में होगा, और साइंड बाय क्या होगा, कोर्ट होगा, साइंड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और कोर्ट की क्या लगी हुई होगी, सील। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सम्मन की तामील संबंधी व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास सम्मन छोड़कर की जा सकती है। सेक्शन नंबर 64। सेक्शन नंबर यहाँ पे हमने देखा था 61। 61 के बाद 62 क्या बोल रहा है, सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। 63 क्या बोल रहा है, 63 बोल रहा है निगमित निकाय सोसाइटियों पर सम्मन की तामील। इसके बाद 64 कह रहा है जब सम्मन किया गया व्यक्ति न मिल सके तब तामील। तो इसके अंदर बोल रहा है जब सम्मन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने के बाद भी नहीं मिले तो वहां सम्मन की तामील 2 प्रतियों में से, यानी कि डुप्लीकेट्स में से एक को उसके कुटुंब के साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष
सदस्य के पास सम्मन को छोड़कर की जाएगी। ऐसी की ऐसी लाइन हमको कहाँ मिल रही है? 64 में की गई है। फिर बोला सेवक इस धारा के अंतर्गत कुटुंब का सदस्य नहीं होता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता में जब सम्मन किया गया व्यक्ति ना मिल सके वहां सम्मन की तामील कैसे की जाती है? 64 का ही पॉइंट है, परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को। अब देखिए किसी दंडाधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आवाहन पत्र का निर्वाह करना क्या कहलाता है? तो क्षेत्राधिकार के बाहर भेजना है तो जिस क्षेत्र में भेजना है उस स्थान के दंडाधिकारी को आवाहन पत्र निर्वाह के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसको ऐसे नॉर्मली गो थ्रू कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जब कोर्ट चाहता है कि उसके द्वारा जारी किया गया जो सम्मन है उसकी तामील उसके जो लोकल जुरिस्डिक्शन है उसके बाहर किसी स्थान पर की जाए तो साधारणतः ऐसा सम्मन दो प्रतियों में किसको भेजेगा? जो सक्षम अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट होता है उसको भेजेगा। कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा हमको? सेक्शन नंबर 67। इस पे नहीं, इसके लिए सेक्शन नंबर 67। ठीक है, दांडिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारंट कब प्रवर्त रहता है? जब तक उसको क्या नहीं किया जाता, या तो उसका निष्पादन नहीं किया जाता यानी कि उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, या जब तक वो रद्द नहीं किया जाता तब तक क्या होता है, जो गिरफ्तारी वारंट होता है वो प्रवर्त रहता है। गिरफ्तारी वारंट निष्पादन किया जा सकेगा, कहाँ पे किया जा सकता है गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन? एग्जीक्यूशन, भारत में कहीं पे भी। ठीक है, ट्रांजिट रिमांड क्या होती है? ट्रांजिट रिमांड जो होती है ये बोल रहा है कि भाई जो ट्रांजिट रिमांड होती है उसका क्या तात्पर्य होता है? तो ट्रांजिट रिमांड का अर्थ होता है कि भाई एक अभियुक्त को एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में लेके जाया जाना। अब इसके लिए सेक्शन कौन सा हो सकता है? सेक्शन नंबर है 81। ठीक है, याद रखना है, अगर ये आ जाए कि भाई ट्रांजिट रिमांड का सेक्शन बताइए तो आपको सेक्शन 81 याद आना चाहिए। ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देता है। यानी कि जो अभियुक्त होता है एक राज्य की पुलिस के द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाता है मजिस्ट्रेट के आदेश से। एक व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है यदि वह स्वयं को गिरफ्तारी से छुपा रहा है। कहाँ पे है गिरफ्तारी से छुपाने वाली बात? उद्घोषणा और कुर्की वाला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो आता है सेक्शन नंबर 82। 82 बोलता है कि भाई फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, अगर एक व्यक्ति अपने आप को छिपा रहा है तो उसके लिए क्या की जा सकती है? उद्घोषणा घोषित की जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति की उद्घोषणा घोषित की जा सकती है? तो आ जाता है सेक्शन नंबर 82। फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे दे रखा है? 82 से 86। अभी हम देख के आए थे, हमने पूरा चार्ट बनाया था। सम्मन था 61 से 69, फिर वारंट था 70 से 81, फिर था उद्घोषणा यानी कि प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट, कहाँ से कहाँ तक था? 82 से 86। फिर अदर रूल थे वो कहाँ से कहाँ तक थे? 87 से 90। इस तरीके से सेक्शंस आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे मैं उस तरीके के वन लाइनर्स लेके आई हूँ जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया रेंज वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे ये रेंज वाला आ गया ना कि भाई कहाँ से कहाँ तक है, तो समन की रेंज पता होनी चाहिए, वारंट की रेंज पता होनी चाहिए, प्रोक्लेमेशन की और अदर वगैरह की। अदर की तो देखो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये जो तीनों होते हैं इनकी बेसिकली पूछी जाती है। एक गिरफ्तारी का वारंट तथा दंड प्रक्रिया